गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेटलर्जी में अपन एल्युमिनियम के लिए बात कर चुके हैं, एचजी के लिए बात कर चुके हैं, एचजी के लिए कर चुके हैं, एसएन एंड पीबी की निष्कर्षण की बातें कर चुके हैं। आज अपन तांबा कॉपर के लिए बात करते हैं। तांबे का निष्कर्षण, कॉपर का निष्कर्षण किससे करते हैं? कॉपर पायरेटाइज से। तांबा कॉपर पायरेटाइज का उपयोग अयस्क का उपयोग तांबे के या कॉपर के निष्कर्षण में किया जाता है। तांबे के निष्कर्षण में किया जाता है। कॉपर पायरेटाइज का उपयोग कॉपर के निष्कर्षण में किया जाता है। सबसे पहले CuFeS2 है। कॉपर पायरेटाइज CuFeS2, अगर ये देखेंगे किससे मिलकर बना हुआ है, इसको डबल करेंगे Cu2Fe2S4 है। ये किससे मिलकर बना हुआ है बेटा? Cu2S प्लस Fe, S प्लस FeS2 से मिलकर बना हुआ है। यहाँ FeS एंड FeS2 है, इसमें उपस्थित है। FeS एंड FeS2 उपस्थित है। FeS2 उपस्थित है। यहाँ पर ये Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? अभी +2 है, और यहाँ भी बेटा कितनी है? +2 ही है। कॉपर की कितनी है? +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो सबसे पहले ये कौन सा सल्फाइड अयस्क है? कैसा है? सल्फाइड अयस्क है। इसका क्या किया जाएगा? सांद्रण करेंगे। सांद्रण CuFeS2 का सांद्रण, CuFeS2 का सांद्रण झाग पलवन विधि के द्वारा किया जाता है। झाग पलवन विधि के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? झाग पलवन विधि के द्वारा किया जाता है। अब सांद्रित अयस्क जो सांद्रित अयस्क को भर्जन किया जाता है। सांद्रित अयस्क का भर्जन किया जाता है। भर्जन किससे किया जाएगा देखते हैं। भर्जन सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में गलनांक बिंदु से नीचे गर्म किया जाता है। नीचे गर्म किया जाता है। गलनांक बिंदु से नीचे क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। कुछ अशुद्धियां होती हैं, वो ऑक्साइड में बदल जाती हैं, जैसे सल्फर, आर्सेनिक एंड एंटीमनी की अशुद्धियां ऑक्साइड में परिवर्तित होकर में चेंज होकर बाहर निकल जाती हैं। बाहर
निकल जाती हैं, ऑक्साइड में परिवर्तित होकर बाहर निकल जाती हैं। कॉपर पायरेट CuFeS2 का परिवर्तन CuFeS2 का परिवर्तन किसमें हो जाता है? क्यूप्रस तथा फेरस सल्फाइड के मिश्रण के रूप में हो जाता है। का परिवर्तन Cu2S तथा FeS व FeS2 में हो जाता है। अपन ने बताया अभी ये किससे बना हुआ है? CuFeS2 है, ये किससे मिलकर बना हुआ है? Cu2S प्लस FeS प्लस FeS2 से मिलकर बना हुआ है। बेटा इसकी आपको स्ट्रक्चर बात करें तो Fe+2 है, सल्फर और सल्फर है माइनस है, और यहाँ पर क्या है? माइनस है। तो सल्फर सल्फर बॉन्ड भी इसमें उपस्थित है। नेक्स्ट बात करें इसमें वर्जन में, अब ये सल्फाइड जो है, ये सल्फाइड आंशिक रूप से ऑक्साइड में चेंज हो जाते हैं, आंशिक रूप से ऑक्साइड में चेंज हो जाते हैं। किसमें? ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएंगे। जैसे अपन बात करें FeS है प्लस O2, क्या बन जाएगा? FeO बन जाएगा प्लस SO2 बन जाएगा। ठीक है, Cu2S है, O2 से रिएक्शन करेंगे तो क्या बना लेगा? Cu2O प्लस SO2 बना लेगा। क्या बना लेगा? SO2 बना लेगा। उसके बाद में बात करें अपन, कुछ ऑक्साइड है वो FeS सल्फाइड से रिएक्शन करके वापस किसमें? Cu2S में चेंज हो जाएगा, और साथ में कौन बन जाएगा? FeO बन जाएगा। क्या बन जाएगा? FeO बन जाएगा। ऐसे ही जो अशुद्धियां थी वो ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएंगी। अशुद्धियां किसमें हो जाएंगी? ऑक्साइड में चेंज हो जाएंगे। सल्फर है, O2 से विक्रिया करके SO2 में चेंज होकर बाहर निकल जाएगा। आर्सेनिक है, As2S3 O2 से रिएक्शन कर लेगा, और आर्सेनिक ऑक्साइड As2O3 प्लस SO2 बाहर निकल जाएगा। ऐसे ही एंटीमनी है, कौन है? एंटीमनी Sb2S3, ये भी O2 से रिएक्शन करेगा तो क्या बन जाएगा? Sb2O3 प्लस SO2 बाहर निकल जाएगी। ये ऑक्साइड भी बाहर निकल जाएंगे, ये ऑक्साइड भी क्या होंगे? बाहर निकल जाएंगे। अब इसके पश्चात, भर्जन के पश्चात अपन क्या करते हैं? प्रगलन करते हैं। क्या करते हैं? प्रगलन करते हैं। भर्जन के पश्चात क्या किया जाता है? प्रगलन किया जाता है। भर्जन के पश्चात प्रगलन किया जाता है। प्रगलन में क्या करते हैं अपन? प्रगलन में बात करें, भर्जित रेत को रेत तथा कोक के साथ मिलाकर वात्या भट्टी में गर्म किया जाता है। भर्जित रेत को रेत तथा कोक के साथ मिलाकर वात्या भट्टी में गर्म किया जाता है। गर्म किया जाता है। वात्या भट्टी में क्या करते हैं? गर्म करते हैं, रेत तथा कोक के साथ मिलाकर। अब जो फेरस सल्फाइड का ऑक्सीकरण, फेरस सल्फाइड का ऑक्सीकरण होता है, फेरस सल्फाइड का ऑक्सीकरण होता है
तथा यह किसमें परिवर्तित हो जाती है? ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, फेरस ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। फेरस ऑक्साइड रेत के साथ रिएक्शन कर लेता है और फेरस सिलिकेट धातुमल बनाता है। फेरस सिलिकेट, फेरस ऑक्साइड रेत से अभिक्रिया कर, रेत से अभिक्रिया कर धातुमल फेरस सिलिकेट का निर्माण करता है, फेरस सिलिकेट का निर्माण करता है। FeO है प्लस SiO2 है, ये रिएक्शन करके क्या बना लेगा? FeSiO3, ये धातुमल है। ये क्या है? धातुमल है। FeSiO3 धातुमल का निर्माण हो जाता है। यहां पर कुछ सल्फाइड है, वो वापस ऑक्साइड से रिएक्शन करके और पुनः किसमें? यहां कुछ FeSCU2 से अभिक्रिया कर पुनः Cu2S का निर्माण कर देता है, किसका? Cu2S का निर्माण कर देता है। FeS है प्लस O2 से रिएक्शन करता है, FeO प्लस SO2 में चेंज हो जाता है, किसमें? SO2 में परिवर्तित हो जाता है। अब Cu2 है, Cu2S O2 से अभिक्रिया करता है, क्या बनाता है? Cu2O प्लस SO2 बनाता है। और कुछ FeS है, वो पुनः FeS है पुनः Cu2SO से अभिक्रिया करता है और किसमें कन्वर्ट करता है? CuS प्लस FeO का निर्माण कर देता है। इसमें बात करें और FeO प्लस SiO2 है, FeSiO3 का निर्माण कर देता है। तो ये अपने पास प्रगलन में अभिक्रियाएं होती हैं। क्या होती हैं? प्रगलन में अभिक्रियाएं होती हैं। क्या होती हैं? प्रगलन में अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। धातुमल बन गया जो FeS2 का एवं गलित द्रव धातुमल जो लिक्विड में चेंज हो गया, जो इस गलित द्रव जो मेटल है उसके ऊपर क्या होता है? तैरता है, जिसमें Cu2S तथा कुछ मात्रा में FeO उपस्थित होता है। मैट कहलाता है, मैट कहलाता है। क्या कहलाता है? मैट कहलाता है। जो अलग अलग छिद्रों से पृथक कर लिया जाते हैं, जिनको अलग अलग छिद्रों के द्वारा अलग अलग कर लिया जाता है, अलग अलग कर लिया जाता है। इनको छिद्रों के द्वारा अलग अलग कर लिया जाता है। अब इसमें इसके पश्चात इनका क्या किया जाता है? इस मैट का बेसेमेरीकरण किया जाएगा।
यहां से जो मैट प्राप्त हुआ है अपने को, इसमें मेनली कौन था, क्यूप्रस सल्फाइड था और कुछ मात्रा में क्या था, FeS था। इसको बेसेमेरीकरण क्या किया जाएगा, बेसेमेरीकरण किया जाएगा। बेसेमेरीकरण में क्या करते हैं अपन, गलित जो मैट होता है को बेसेमर परिवर्तक से में गर्म किया जाता है। गलित मैट को बेसेमर परिवर्तक में गर्म किया जाता है। गर्म किया जाएगा किसमें, बेसेमर परिवर्तक में गर्म किया जाएगा, बेसेमर परिवर्तक में गर्म किया जाता है। एवं इस गलित द्रव में क्या है, रेत युक्त हवा प्रवाहित की जाती है तथा इस गलित मैट में रेत युक्त हवा गुजारी जाती है। रेत युक्त हवा गुजारी जाती है, क्या, रेत युक्त हवा इसमें से गुजारी जाती है। यहां जो आयरन होता है, यहां FeS2 जो होता है, यहां पर FeS2 पूर्णतः धातुमल में अलग हो जाता है। यहां FeS2 या FeS पूर्णतया धातुमल में चेंज हो जाता है। FeS जो यहां पर बचा हुआ था वो सारा का सारा निकल जाता है, सारा का सारा बाहर निकल जाता है। FeS क्या हो जाएगा, पूर्णतः धातुमल में चेंज हो जाएगा। ये ऑक्साइड में चेंज होगा, ऑक्साइड में चेंज होकर ये आगे SiO2 से रिएक्शन करके धातुमल में परिवर्तित हो जाता है। इसमें साथ में क्या होता है, Cu2S है, वो किसमें चेंज हो जाता है, कुछ भाग Cu2S का चेंज हो जाता है किसमें, Cu2O में, किसमें, क्यूप्रस ऑक्साइड में चेंज हो जाता है। अब कुछ भाग Cu2S का Cu2O को कॉपर धातु में चेंज कर देता है, चेंज कर देता है। तो अपने को क्या मिल जाएगा, कॉपर मिल जाएगा। FeS है प्लस O2 है, किस में बदल जाएगा, FeO में बदल जाएगा प्लस SO2। ये FeO है, रेत युक्त हवा थी उससे अभिक्रिया करेगा तो धातुमल बना लेगा FeSiO3 का निर्माण। ये क्या है बेटा, धातुमल, ये क्या है, धातुमल अपने को यहां पर प्राप्त हो जाता है। इस धातुमल की आगे Cu2 है, O2 से अभिक्रिया करता है, किसमें, Cu2O प्लस SO2 का निर्माण होता है, Cu2 प्लस SO2 का निर्माण होगा। और ये स्वतः अपचयन Cu2O प्लस Cu2S स्वतः अपचयन के द्वारा कॉपर प्लस SO2 का, अपने को याद हो तो अपन ने बताया था कि कॉपर है, Ag है, Hg है, Pb है, ये स्वतः अपचयन भी प्रदर्शित करते हैं। क्या प्रदर्शित करते हैं, स्वतः अपचयन प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट बात करें, अब यहां से जो गलित तांबा अपने को प्राप्त हुआ है वो उसको ढांचों में ढाल लिया जाता है। गलित तांबे को सांचों में डाल लिया जाता है, गलित तांबे को सांचों में डाल दिया जाता है। तांबा ठंडा होने पर, तांबे के ठंडे होने पर
तांबे के ठंडे होने पर SO2 गैस बाहर निकलती है, जिसके कारण तांबा फफोलेदार हो जाता है। तांबा क्या हो जाएगा? फफोलेदार तांबा हो जाएगा, ब्लिस्टर कॉपर कहलाता है। इसमें 98% तक, इस फफोलेदार तांबे में इसमें 98% तक कॉपर होता है, 98% तक Cu होता है। अब क्या करेंगे? तांबे का परिशोधन करेंगे। तांबे का परिशोधन कैसे करेंगे? इसकी एक तो दंड विलोडक विधि के द्वारा, दो विधियों के द्वारा। पहली दंड विलोडक विधि, दंड विलोडक विधि। इस विधि में क्या किया जाता है? यह विधि किनके लिए काम ली जाती है? यह विधि उन अशुद्ध धातुओं के लिए उपयोग में ली जाती है, जिनमें खुद के ऑक्साइड अशुद्धि के रूप में, किस रूप में? अशुद्धि के रूप में उपस्थित हो। खुद के ही ऑक्साइड क्या हो? अशुद्धि के रूप में उपस्थित हो, उनके लिए ये उपयोग में ली जाती है। इसमें क्या किया जाता है कि जो गलित तांबा होगा, गलित अवस्था में जो तांबा पड़ा है, उसको बड़े बड़े लकड़ियों के द्वारा, हरी लकड़ियों के द्वारा हिलाया जाता है। इस विधि में, वैसे तो पड़ी हुई है अपनी विधि में, इस विधि में तांबे को, गलित तांबे को हरी लकड़ियों के द्वारा हिलाया जाता है, अशुद्धि के रूप में उपस्थित हो। इस विधि में गलित तांबे को हरी लकड़ियों के द्वारा हिलाया जाता है, जिससे अशुद्धियां बाहर निकल जाती हैं, जिससे अशुद्धियां बाहर निकल जाएंगी। लकड़ी में हाइड्रोकार्बन होते हैं, हरी लकड़ी में क्या होगा? अशुद्धियां बाहर निकल जाती हैं। Cu2O है, ये CH4 से रिएक्शन करेगा और क्या बना देगा? CO2 प्लस कॉपर का निर्माण कर देता है। पहली विधि तो ये हो गई। दूसरी विधि वैद्युत अपघटनीय शोधन किया जाता है, वैद्युत अपघटनीय शोधन के द्वारा। बात की हुई है मेरी, ये पहले अपन बात कर चुके हैं। वैद्युत अपघटनीय शोधन, वैद्युत अपघटनीय शोधन, इसमें एक एनोड तथा कैथोड होते हैं। एनोड किसका बना होता है? अशुद्ध तांबे का, जबकि कैथोड होता है शुद्ध तांबे का।
एनोड होता है अशुद्ध तांबे का, कैथोड होता है शुद्ध तांबे का कैथोड होता है। वैद्युत अपघट्य, वैद्युत अपघट्य बात करें अपन वैद्युत अपघट्य में अपन क्या लेते हैं, कॉपर सल्फेट का अम्लीय विलयन लेते हैं, कॉपर सल्फेट का अम्लीय विलयन। बात की हुई है, इसमें 2 इलेक्ट्रोड होंगे ऐसे, ये जो मोटा होगा एक पतला होगा, जो मोटा होगा वो किसका बना होता है, कौन होता है, एनोड, और जो पतला होता है वो कौन होता है, कैथोड होता है। जैसे इसमें लाइट पास की जाएगी तो ये कहां पर आता रहेंगे, यहां पर आता रहेगा ये कॉपर, यहां से निकल के, और साथ में ये बोलते हैं, इसको बोलते हैं एनोड पंख, जो अशुद्धियां हैं वो इसके नीचे जमा हो जाएंगी। और ये सॉल्यूशन पड़ा है अपने पास किसका, कॉपर सल्फेट का अम्लीय सॉल्यूशन पड़ा है, कॉपर सल्फेट है क्या, ये कॉपर सल्फेट का अम्लीय सॉल्यूशन है। तो इस हिसाब से ये धीरे धीरे पतला होता जाएगा और इसके ऊपर शुद्ध तांबा जमा होता जाएगा। इस विधि के द्वारा 99.99% तक 99.99% तक शुद्ध तांबा अपने को प्राप्त हो जाता है। 99.99% तक शुद्ध तांबा अपने को प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसके लिए, नेक्स्ट अपन बात करें लोहे के लिए, इंपॉर्टेंट है आयरन के लिए। Fe का शुद्धिकरण, Fe का निष्कर्षण, Fe का निष्कर्षण, Fe का निष्कर्षण करें। Fe का निष्कर्षण अपन किससे करते हैं, सांद्रण, पहले सांद्रण करेंगे। Fe का सांद्रण, Fe के अयस्क का सांद्रण चुंबकीय पृथक्करण विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि या चुंबकीय पृथक्करण विधि या झाग पलवन विधि, झाग पलवन विधि के द्वारा किया जाता है। झाग पलवन विधि के द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा, झाग पलवन विधि के द्वारा किया जाता है। उसके पश्चात इसका भर्जन या निस्तापन अपन करेंगे। भर्जन या निस्तापन, भर्जन या निस्तापन करें, भर्जन या निस्तापन करेंगे अपन। उससे फायदा क्या होगा, भर्जन या निस्तापन से नमी दूर हो जाएगी, वाष्पशील अशुद्धियां बाहर निकल जाएंगी, वाष्पशील अशुद्धियां बाहर निकल जाएंगी, अयस्क का छिद्र युक्त हो जाएगा, अयस्क छिद्र युक्त हो जाता है। अयस्क क्या हो जाएगा, छिद्र युक्त हो जाता है। इसमें वाष्पशील अशुद्धियां हैं वो किसमें परिवर्तित हो जाएंगी, जैसे सल्फर है O2 से रिएक्शन करेगा, किस रूप में, SO2 के रूप में बाहर निकल गया, किस रूप में, SO2 के रूप में बाहर निकल जाता है। कार्बोनेट एंड सल्फाइड ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं, कार्बोनेट तथा सल्फाइड ऑक्साइड में चेंज हो जाते हैं। किसमें चेंज हो जाएंगे, ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं, ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएंगे। तो जैसे अपन बात करें
Fe कार्बोनेट है, FeCO3 है, वो किसमें FeO प्लस CO2 बाहर निकल जाएगी। ऐसे ही FeS2 है, O2 से रिएक्शन करेगा, FeO प्लस SO2 बेटा जी बाहर निकल जाएगी। मेटलर्जी में आपको ज्यादातर चीजें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्या होता है, फेरस ऑक्साइड होता है, वो फेरिक ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा। फेरस ऑक्साइड फेरिक ऑक्साइड में चेंज हो जाता है। उसका फायदा क्या होगा, अगर फेरस ऑक्साइड रहेगा तो फेरस ऑक्साइड धातुमल में चेंज हो जाएगा, जबकि अपन क्या करना चाहते हैं, आयरन ही बाहर निकालना चाहते हैं, आयरन का ही निष्कर्षण कर रहे हैं, और उसको अपन ने धातुमल में चेंज कर दिया तो ये तो अपना नुकसान हो गया। इसलिए क्या करते हैं, इसको फेरस था उसको किस में चेंज कर लेते हैं, फेरिक में चेंज कर लेते हैं। फेरस ऑक्साइड को फेरिक ऑक्साइड में चेंज कर लेते हैं, फेरिक ऑक्साइड को फेरस ऑक्साइड को फेरिक ऑक्साइड में चेंज कर लेते हैं। FeO है प्लस O2 तो क्या बन जाएगा, Fe2O3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, Fe2O3 फेरस ऑक्साइड बन जाता है। क्या बन जाता है, फेरस ऑक्साइड। क्योंकअगर फेरस ऑक्साइड रह गया तो वो धातुमल में चेंज हो जाएगा। अगर ये फेरस ऑक्साइड ही पड़ा रह गया तो ये SiO2 से रिएक्शन करके क्या बना लेगा, FeSiO3। इस अभिक्रिया को रोकने के लिए, इस अभिक्रिया को रोकने के लिए, इस अभिक्रिया को रोकने के लिए क्या करते हैं, इसकी रिएक्शन करवा देते हैं। नेक्स्ट बात करें अपन प्रगलन या अपचयन। प्रगलन अपचयन कराते हैं इनका। प्रगलन तथा अपचयन इसका किससे कराया जाता है, इसे कार्बन से कराया जाता है। किसे, निस्तापित अयस्क को कोक तथा चूना पत्थर के साथ मिलाकर गर्म किया जाता है। चूना पत्थर क्या है, यहां पर गालक है। क्या है, गालक है। किसमें गर्म किया जाता है, ये वात्या भट्टी में गर्म किया जाता है। किसमें, वात्या भट्टी में गर्म किया जाता है। अब वात्या भट्टी के अलग अलग भाग के अलग अलग टेम्परेचर होते हैं, हर जगह पर अलग अलग रिएक्शंस होती हैं। ये ध्यान रखना है, मध्य क्षेत्र कौन सा है, लो क्षेत्र कौन सा है, अपचयन क्षेत्र कौन सा है, वहां पर ये अपने को ध्यान देना पड़ेगा, उसका टेम्परेचर अपने को याद रखना पड़ेगा। तो थोड़ा याद रखना है इसको। ये 4 पार्ट में अपने डिवाइड किया कि इसको पूरी वात्या भट्टी को कैसे कैसे डिवाइड किया, उनके बारे में बात करते हैं। पहला अपन देखते हैं वात्या भट्टी के भाग में दहन क्षेत्र। वात्या भट्टी के अलग अलग भाग में टेम्परेचर अलग अलग होता है। पहला अपन भाग करते हैं दहन क्षेत्र। क्या है, दहन क्षेत्र का टेम्परेचर काफी अधिक होता है। यह सबसे नीचे का भाग, यह भट्टी के तली का भाग है। इसमें टेम्परेचर अत्यधिक होता है।
इसमें टेम्परेचर क्या होता है, अत्यधिक होता है, हाई टेम्परेचर होता है। यहाँ पर क्या होता है, कार्बन O2 से अभिक्रिया करता है और साथ में CO का निर्माण करता है। कार्बन O2 से अभिक्रिया करके क्या करता है, CO2 का निर्माण करता है। ये एक ऊष्मा क्षेपी प्रक्रम है, ऊष्मा क्षेपी प्रक्रम है, इसलिए इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। दूसरा भाग अपन बताएं गलन क्षेत्र। ये गलन क्षेत्र है दूसरा, इसका टेम्परेचर उसकी तुलना, किसकी, दहन क्षेत्र की तुलना में कम होता है। कितना, करीब करीब 1500 से 1800 केल्विन। यहाँ टेम्परेचर कितना होता है, 1500 से 1800 केल्विन, जबकि जो दहन क्षेत्र था उसका लगभग 2550 केल्विन के आसपास टेम्परेचर होता है, जबकि गलन क्षेत्र में क्या होता है, 1500 से 1800। इस क्षेत्र, यह क्षेत्र के, ये दहन क्षेत्र के जस्ट ऊपर होता है, यह है दहन क्षेत्र के ऊपर होता है। यहां पर लोहा गलित अवस्था में, लोहा गलित अवस्था में बूंद बूंद कर टपकता रहता है, बूंद बूंद कर टपकता रहता है, धीरे धीरे ये टपकता है, जबकि धातुमल हल्का होने के कारण इसके ऊपर सतह पर तैरता रहता है, तथा धातुमल हल्का होने के कारण इसकी ऊपरी सतह पर तैरता रहता है। इसकी ऊपरी सतह पर क्या होगा, तैरता रहेगा। वो क्या करता है, लोहे को पुनः ऑक्सीकृत होने से बचाता है, लोहे को पुनः ऑक्सीकृत होने से बचाता है। होता क्या है, जैसे ये इसका पार्ट है, ऐसे यहां पर दहन क्षेत्र हो गया, ये गलित क्षेत्र है, इस क्षेत्र में क्या होता है, ऐसे लोहा टपकता रहता है, और नीचे क्या होता है, यहां कौन है, धातुमल है ऊपर, यहां से हवा जो पास करते हैं ये इसको ऑक्साइड में परिवर्तित होने से बचाता रहता है। नेक्स्ट पार्ट है वो अपने ऊष्मा अवशोषण क्षेत्र है, उसमें काफी रिएक्शंस आती हैं, उसके लिए अपन कल बात करेंगे, उसकी रिएक्शंस काफी इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।